जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आपका बैरक बडी एनडीए के अंदर। हम लोग इस पर्टिकुलर चैनल के ऊपर सिर्फ वही बात करेंगे जो कि एनडीए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके इतर हम लोग कोई भी बात नहीं करेंगे जैसे कि हम लोग अपने मेन चैनल के ऊपर करते हैं। हम वही चीजें देखेंगे जो कि आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और जो आपको करनी चाहिए बिना किसी प्रमोशन, बिना किसी बकवास की बात के। सीधा बात करते हैं। आपको पता है कि भाई 13 अप्रैल को हमारा एनडीए का एग्जाम होने वाला है और अभी क्योंकि नोटिफिकेशन आ चुकी है तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि 12th क्लास में या तो अपीयरिंग है या अपीयर हो चुके हैं और उनके पास में अभी बहुत ही लिमिटेड टाइम बचा है, 4.5-5 महीने का, और इसी टाइम पीरियड के अंदर उन लोगों को पूरी प्रिपरेशन करनी है। तो समझते हैं कैसे करेंगे। तो हमारा टारगेट बहुत सिंपल है कि हमें एनडीए 1 2025 के लिए प्रिपेयर करना है। तो टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एक स्टूडेंट के लाइफ के अंदर। तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप स्पीड को 1.5x पे कन्वर्ट कर लो, क्योंकि अगर टाइम बचाएंगे थोड़ा थोड़ा करके तभी सारी चीजें अच्छी होंगी। बाकी तो वॉच टाइम सब्सक्राइबर हमेशा कभी मैटर नहीं करते थे। मैटर ये करता था कि बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाए एक सही डायरेक्शन के फॉर्म में। दूसरा देखो, इफ यू आर समवन हु इज रेडी टू इन्वेस्ट डेली के 3 आवर्स, then easily you will be able to qualify this particular examination and I can prove यहाँ पे अभी by the end of this video आपको प्रूव हो जाएगा कि जो मैं बोलता हूँ वो हाईली प्रैक्टिकल है। बहुत सारे लोगों ने किया है, मेरे स्टूडेंट्स कर रहे हैं, आप लोग भी स्टूडेंट्स ही है, मेरे भाई बहनों जैसे, तो आप लोग भी इस चीज को कर सकते हैं। देखो, जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है नींद। मिनिमम 7 से 8 घंटे नींद लेना जरूरी है। बट 7 से 8 घंटे का मतलब 7 से 8 घंटे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 8 घंटे सुबह सो रहे हो और दिन के अंदर भी 2 घंटे की लोट मार दी। आप ऐसा कर सकते हो कि 6 घंटे रात में सो लीजिए और 2 घंटे जिस टाइम पे आप फ्रस्ट्रेट हो चुके पढ़ के या आप सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है उस टाइम पे 2 घंटा और सो लीजिए। तो टोटल एक दिन के अंदर 8 घंटे की नींद बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उससे कम बिल्कुल मत सोना, क्योंकि पूरी लाइफ में रहना नींद की स्कैरसिटी में ही बीतती है और बुढ़ापे में तो नींद आने भी बंद हो जाते हैं। एंड इट इज साइकोलॉजिकली प्रूवन, इट इज साइकेट्रिकली प्रूवन कि अगर आप सोते हो मिनिमम 8 घंटा तो सोने के दौरान आपकी बॉडी के अंदर जो भी आप लोगों ने जागते हुए इंफॉर्मेशन एक्वायर की थी वो इंफॉर्मेशन आपकी परमानेंट मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाती है। ठीक है, तो परमानेंट मेमोरी के अंदर जब स्टोर होती है तो हमारा दिमाग सोते हुए नए न्यूरॉन्स का फॉर्मेशन करता है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाई स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इट इज टेस्टेड कि भाई जब आप साउंड स्लीप नहीं लेते तो उस टाइम पे आप बहुत ही इनइफेक्टिवली परफॉर्म करते हो, इंफॉर्मेशन आप एफिशिएंटली रिकॉल नहीं कर पाते और बहुत सारी चीजें भी दिक्कत होती है। जो इंसान सही से नहीं सोता वो हमेशा एनर्जी लेस फील करता है और भुलक्कड़ भी बहुत ज्यादा होता है। और ये टेस्ट किसने किया था? नेशनल स्लीप फाउंडेशन ने किया था। ठीक है, दूसरा एक चीज और समझनी पड़ेगी कि भाई आपके पास में फिर भी, क्योंकि सबके पास में आपको पता है दिन में 24 ही घंटे हैं और सारी एक्टिविटीज के लिए आपके पास में 13 घंटे बच जाते हैं अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने स्कूल के लिए, अपना दूसरा कोई कॉलेज या दूसरी कोई एक्टिविटी के अंदर आप इन्वॉल्व है, तो 13 आवर्स आर मोर देन सफिशिएंट। वहां पे आप उसको भी कवर कर सकते हो, बहुत सारा टाइम मिल जाएगा आपको। बट इट इज व्हाट इट इज, आपको मैनेज तो करना पड़ेगा भाई। अभी पीस के अंदर मैनेज नहीं कर रहे, जब ऑफिसर बन जाओगे तो कैसे मैनेज करोगे? तो इट इज हाईली प्रैक्टिकल, बहुत लोग कर रहे हैं, आप लोग भी कर सकते हो। अब सब्जेक्ट वाइज एलोकेशन क्या है? डेली का सिर्फ 1.5 घंटा आपको मैथमेटिक्स को देना है, क्योंकि जब तक आप मैथ्स को क्वालिफाई नहीं करोगे तो भाई आपका जीएस का तो कोई पेपर चेक ही नहीं करने वाला। ठीक है, मैथ्स को क्वालिफाई करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो होते हैं उनकी मैथमेटिक्स में ही दिक्कत आती है। तो मैथ्स जो है वो आपको अच्छे से कवर करना पड़ेगा, मिनिमम 1.5 घंटा तो आपको देना ही देना है। उसके अलावा इंग्लिश, अगर आप 20 मिनट डेली इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो तो बाय द एंड जब आपकी ये पूरी जर्नी कंप्लीट हो जाएगी कंसिस्टेंसी के साथ में, तो यू विल बी गुड एट योर इंग्लिश कम्युनिकेशन एंड रीडिंग स्किल्स, और बाकी आपकी ग्रामर भी अच्छी हो जाएगी। साइंस जो है, अगर आप डेली के 30 मिनट्स इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो देन यू विल इजिली बी एबल टू कवर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, और ये जो भी ट्रायो है इस सब्जेक्ट का उसको कवर कर सकते हो। जीके के लिए 40 मिनट्स आर मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, तो टोटल आपके 3 घंटे हो जाते हैं। 90 मिनट से यहाँ पे 30 120 और 20 120 और 20 140 और 40 180 मिनट। ठीक है, तो लगभग कितने मिनट हो? 3 घंटे के लगभग हो जाते हैं आपके, तो ये सारा कवर हो जाएगा। फिर सबसे बड़ा इशू आता है कि अब
सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट हमें पता है कि 300 नंबर का हमारा मैथमेटिक्स का सेक्शन आएगा जिसमें 120 के लगभग क्वेश्चंस होते हैं। तो उन क्वेश्चंस को कवर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैथमेटिक्स डेप्थ में कवर करना पड़ेगा। तो जब डेप्थ में आप मैथमेटिक्स कवर करोगे तो उसके लिए देखो एनसीईआरटी जो है ना वो बेस है, क्योंकि हर स्टेट बोर्ड पॉसिबली एनसीईआरटी बुक्स को ही फॉलो करता है। अब सीबीएसई बोर्ड के मैक्सिमम स्कूल एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो करते हैं, तो यूपीएससी क्या चाहेगा, हमेशा उस किताब को अपना बेस माना जाए जो कि सबके पास अवेलेबल हो, यानी कि हर प्रिविलेज्ड और अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे के पास में ये किताब पक्का मिल जाएगी। और इवन नेट के ऊपर एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी ये किताब आपको अवेलेबल मिल जाएगी। अब आजकल समस्या क्या है, क्वेश्चन तो एनसीईआरटी बुक से ही आते हैं, बट जब जो नया सिलेबस रिवाइज होके आया है उन सिलेबस के अंदर क्वेश्चंस नहीं मिलते। तो आई रिक्वेस्ट यू कि एक दो अमेंडमेंट के पहले की जो किताब है ना उनको आप फॉलो करो, नेट के ऊपर इजीली मिल जाएगी। इसको फॉलो करोगे और अच्छे से अगर आप कंसेप्ट को समझ के एनसीईआरटी इन बुक से और उसको क्या करोगे, फिर उसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करोगे एनसीईआरटी के जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तो आपका मैथमेटिक्स अच्छा हो जाएगा। दूसरी चीज क्या है, ये सारा कुछ करने के बाद में फिर आना है आपको पीवाईक्यूज पे। उसके अलावा कोई जेई का, कोई नीट का, XYZ दूसरे एग्जाम के आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। पहले एनसीईआरटी के अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो और फिर दूसरे नंबर पे ये कर लो, मोर देन सफिशिएंट है, सारी चीजें हो जाएंगी। देखो पेपर के अंदर क्या होगा, पेपर के अंदर आपको 30% ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो कि वेरी इजी होंगे, बहुत ज्यादा इजी। फिर 40% ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन होंगे एंड 30% ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि वेरी हार्ड की कैटेगरी में आते हैं। यानी लगभग 120 क्वेश्चन में से अराउंड 36, ठीक है, भारतीय 36, तो 36 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको पेपर के अंदर छोड़ने ही है, चाहे कैसे भी छोड़ो। मतलब कि 36 क्वेश्चंस तो हमें सिर्फ डराने और धमकाने के लिए यूज होते हैं, जैसे कि हाथी के दांत जो होते हैं वो डराने के लिए कुछ और होते हैं और खाने के लिए कुछ और होते हैं, अब दिखाने के लिए कुछ और। तो ऐसे ही जो 36 क्वेश्चन है ये तो हमारे काम के नहीं है, हमें क्या करना है, बस ये 36 जो इजी क्वेश्चन है इनको सही कर लेना है और जो बाकी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है इनमें से मैक्सिमम को सही कर लेना है, यानी कि बहुत ही कम क्वेश्चंस को यहाँ पे गलत करना है। हमारा शॉर्ट लिस्टिंग ईजिली हो जाएगी। और देखोगे यार, अगर हम लोग अपने लगभग 60% पेपर को पॉजिटिवली नेट सॉल्व कर लें तो हमारा तो यार रैंक भी अच्छी आ जाएगी और सारा मेरिट वेट के अंदर भी सारी चीजें अच्छे से हो जाती हैं। बस इतना ही करना है और टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। फिर मैक्सिमम लोगों के साथ में इशू क्या होता है, देखो मैथमेटिक्स के अंदर इशू क्या होता है, सबसे पहले तो भाई आप है ना लो वेटेज वाले चैप्टर्स को छोड़ देते हो, छोटे छोटे चैप्टर्स को छोड़ देते हो, सीधा है ना बड़े चैप्टर के अंदर टक्कर मारते हो। क्योंकि छोटे चैप्टर्स को कवर करोगे वो आपका बेस बनाएगा, आपको कॉन्फिडेंस देगा, फिर बड़े की तरफ बढ़ो। और छोटे टॉपिक्स ऐसे होते हैं तो इजी टू कवर होते हैं और लो हैंगिंग फ्रूट होते हैं, बहुत अच्छे आपको मार्क्स देके चले जाएंगे। दूसरा, बहुत लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम लोगों के साथ दिक्कत ये है, मेरे साथ में भी जब मैं अपना मैथमेटिक्स पढ़ रहा था तो स्टार्टिंग में यही दिक्कत आती थी। मैंने क्या किया था, मैंने विजुअलाइजिंग और मेमोराइजिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करता है। मैंने कंसेप्ट देखा और देखा था कि हाँ यार इसको तो मैं पेपर में सोल्व कर दूंगा। लेकिन क्या होता है, मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की और कंसेप्ट की करनी पड़ेगी। इवन इफ आपको नहीं समझ में आ रहा तो देख के सोल्व कर लो, जितना ज्यादा सोल्व करोगे सेम टाइप ऑफ कंसेप्ट अगर आपके दिमाग में चले गए और पेपर के अंदर वो कंसेप्ट आए तो क्वेश्चन सोल्व हो पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। यानी कि क्वेश्चन को सोल्व करना आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, मेमोराइज नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन का कंसेप्ट समझने के बाद में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। दूसरा, एक चीज और होती है कि बहुत सारे लोग हैं ना, भाई देखो एट द एंड पेपर किसने कंडक्ट करना है, यूपीएससी ने पेपर कंडक्ट करना है। वो ना आपके फेवरेट टीचर से क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले, ना मेरे फेवरेट टीचर से क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले। कौन सी किताब पढ़ रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क किस चीज से पड़ता है कि भाई आपने पेपर के अंदर वो जो कंसेप्ट है अप्लाई किया या नहीं किया। तो यूपीएससी जो है ना वो अपनी आइडियोलॉजी से चलता है, और यूपीएससी की आइडियोलॉजी कैसे समझ में आएगी, उनके पीवाईक्यू सॉल्व करो, उनके द्वारा बनाए गए जो मॉक पेपर है, सैंपल पेपर है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उनको ही आपको सॉल्व करना है। ज्यादा से ज्यादा आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। दूसरा, टाइम बेस्ड प्रैक्टिस जरूर करो। भाई आपने एक क्वेश्चन अगर 3 घंटे में सॉल्व कर दिया तो क्या इसमें महानता है, नहीं है। पेपर के अंदर आपको बहुत ही लिमिटेड टाइम मिलेगा और इस लिमिटेड टाइम के अंदर ही आपको क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। फिर डिफिकल्ट क्वेश्चंस को हम लोगों को यह सीखना है कि किस क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट करना है और किस क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट नहीं करना है, अपना टाइम वेस्ट हमारा ज्यादा हो जाएगा। तो ये चीज समझो। दूसरा,
अब इंग्लिश की जो प्रिपरेशन है वो समझो कि भाई इंग्लिश की प्रिपरेशन बहुत ईजी है। मैंने बताया कि डेली के 20 मिनट्स अगर आप इन्वेस्ट कर देते हो तो मोर देन सफिशिएंट है। देखो, रीडिंग स्किल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर एग्जाम में, क्योंकि वो आपकी स्पोकन स्किल्स के लिए जो अच्छी वोकैबुलरी है उसको एक्वायर करने में काम करेगी, और साथ ही साथ में जो रीडिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, पैराजम्बल्स हो गए, सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो गया, तो इनको भी सॉल्व करने में वो आपको हेल्प करेगी, और बहुत ही मेजर चंक इस पर्टिकुलर सेक्शन से पेपर में देखने को मिलता है। तो रीडिंग जो स्किल है उसको इंप्रूव करने के लिए डेली के किसी भी इंग्लिश किताब के, मैं बोलता हूं किसी भी इंग्लिश किताब के, आप 10 मिनट आप रीडिंग जरूर कीजिए। उससे क्या होगा, आपकी एसएसबी इंटरव्यू के लिए भी आपकी कोर क्वालिटीज एनहेंस होंगी, अच्छी वैल्यूज आप सीखोगे। मैं न्यूज़पेपर रीडिंग के सपोर्ट में नहीं रहता, क्योंकि न्यूज़पेपर रीडिंग के अंदर ना अतरंगी वर्ड आते हैं, भाषा का आतंक यहाँ पे देखने को मिलता है और बड़ी समस्या होती है। तो इसीलिए आई रिक्वेस्ट यू कि जो भी आपको किताब पढ़नी है इंग्लिश में वो पढ़िए। और कौन सी किताब पढ़नी है अगर आप मेरे से पूछेंगे तो भाई टॉप 100 पर्सनैलिटी बेस्ड बुक्स पढ़ सकते हैं। फिक्शनल नॉवल कोशिश करो मत पढ़ो, क्योंकि वहां पे आपको सीखने का उतना कुछ मौका नहीं मिलता। जो रियल लाइफ एसोसिएटेड किताबें होती है ना, उनको फॉलो करने की कोशिश करो, ज्यादा अच्छी क्वालिटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो इंटरनेट में गूगल बाबा है, वहां पे जाकर के आप सर्च कर सकते हैं और वहां पे आपको बढ़िया से बढ़िया किताबें मिल जाएंगी। फिर आपके पास, जैसे मैं जब 10th क्लास में था तो हमारे स्कूल में रेन एंड मार्टिन नाम की किताब फॉलो होती थी। जो ये रेन एंड मार्टिन है, आप इसको फॉलो कर सकते हो। अगर आपके पास ये किताब नहीं है, मैं रिपीट करता हूं, अगर ये आपके पास किताब नहीं हो और दूसरी कोई किताब है जैसे एसपी बख्शी हो गई या XYZ कोई भी किताब हो गई, सारी किताबें सेम है, ज्यादा परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। इनको डेली 10 मिनट्स अपने रूल्स को सीखने के लिए, समझने के लिए फॉलो कर लो। ठीक है, बाकी तो यूट्यूब के ऊपर भी आपको मेरे द्वारा भी, दूसरे चैनल्स के ऊपर भी अच्छा कंटेंट मिलता रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज अगर आप 20 मिनट ऐसे करके इन्वेस्ट कर लेते हो तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। उससे ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे ज्यादा टेंशन लोगे तो परेशान ही हो जाओगे। रही बात जनरल नॉलेज के प्रिपरेशन की, देखो जनरल नॉलेज के प्रिपरेशन को हम लोग 2 सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ होते हैं टेक्निकल सब्जेक्ट और कुछ होते हैं नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट। देखो, टेक्निकल सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट होते हैं जिनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन फैक्चुअल नॉलेज। फैक्चुअल नॉलेज तो आपको याद करनी पड़ेगी, बट कंसेप्ट के बेसिस पे यहाँ पे आपको ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे जो ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी स्पेसिफिकली, वहां पे क्या पूछा जाएगा आपसे कंसेप्ट का एप्लीकेशन पूछा जाएगा कि किस हेमिस्फीयर के अंदर भाई विंड्स का, वेस्टर्लीज का टर्न क्या है, ठीक है, किस डायरेक्शन में वो बेंड होती है। तो इस तरह की बातें आपसे पूछी जाएंगी। फिजिक्स के अंदर आपसे एप्लीकेशन पूछा जाएगा। इकोनॉमिक्स में आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई आप ये बताओ कि रेपो रेट अगर सेंट्रल बैंक उसको अमेंड करता है, चेंज करता है, बढ़ाता है, घटाता है, तो इकोनॉमी में पैसे के फ्लो के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है, इन्फ्लेशन पे ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। तो वो भी सारी एप्लीकेशन है, तो ये आप ऐसे सीखनी पड़ेगी। यानी कंसेप्चुअल जो सब्जेक्ट है उनको बोलते हैं टेक्निकल सब्जेक्ट, और नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट वो है जहां पे आपको, ठीक है, समझने का मसाला कम होता है, वहां पे आपकी फैक्चुअल नॉलेज ज्यादा मैटर करती है। भाई देखो, आर्टिकल 12 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो स्टेट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करता है। आर्टिकल 13 जो है वो लॉज के बारे में बात करता है। ऐसी 14, 15, 16, 17, 18, 19 जो भी है डिफरेंट लॉज के बारे में, फंडामेंटल राइट के बात करते हैं। अब जब तक ये आपको याद नहीं होंगे, आप ये बताओ कि कंसेप्ट को कैसे समझोगे। आपसे फैक्चुअल नॉलेज ही पूछी जाएगी कि अनटचेबिलिटी जो है वो आर्टिकल 17 के अंदर गिवन है, आप उसके अलावा उससे इतर आपसे कुछ पूछ ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे रट्टे का खेल है। तो हमें क्या करना है, एक टाइम पे 2 सब्जेक्ट पैरेलल लेके चलने, ताकि समझने वाली चीज भी होती रहे और हमारे याद करने वाली चीज भी याद करते रहे। तो इससे फायदा क्या होगा, एक डाइवर्सिटी बनी रहेगी और इजिली सारी चीजें हमें याद होती चली जाएगी। ठीक है, ज्योग्राफी वाला जो सेगमेंट है, देखो एनसीईआरटी की जो 11th एंड 12th क्लास की बुक है ये मोर देन सफिशिएंट हुआ करती थी पहले के टाइम पे, लेकिन आजकल है ना जीसी लियोंग और दूसरी किताबों से भी, जैसे माजिद हुसैन होगी, वहां से भी थोड़ा बहुत अप डाउन करके यहाँ पे पूछ लिया जाता है। तो इसके लिए अगर आप एनसीईआरटी एज अ बेस यूज करना चाहते हो तो आई रिक्वेस्ट यू कि इनको जरूर फॉलो करो, क्योंकि इनके मैप्स और जो इनके अंदर बॉक्सेस में इंफॉर्मेशन दी गई है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट अगर आपके पास में टाइम नहीं है, ठीक है, अगर आपके पास में टाइम आपको कम फील हो रहा है और आप नहीं पढ़ना चाहते, तो इन्हीं बुक्स को रेफर करके मैंने खुद के नोट्स कंपाइल किए हैं, ये मोर देन सफिशिएंट है एज ऑफ नाउ जो अभी का पैटर्न चल रहा है। बाकी अगर कोई पैटर्न में चेंज आएगा तो मैं फिर इनको दोबारा से अमेंड जरूर कर दूंगा, इनको आप तब तक के लिए फॉलो कर लो।
दूसरा पॉलिटी वाला जो सेगमेंट है, पॉलिटी वाले सेगमेंट के लिए लक्ष्मीकांत एक मोर देन सफिशिएंट किताब हुआ करती थी, लेकिन लक्ष्मीकांत के साथ प्रॉब्लम क्या है कि सिविल सर्विसेज डिस्क्रिप्टिव पेपर जो जिसको मेंस पेपर बोलते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है, चाहे वो स्टेट पीसीएस का हो चाहे सिविल सर्विसेज मेंस हो। अब इतना बड़ा पेपर जो होगा जिसको लिखा जाएगा, सोच के देखो इसमें है ना बहुत ज्यादा बोल बच्चन है, क्योंकि उसका डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए तो आपको कंटेंट चाहिए, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमें फैक्चुअल नॉलेज चाहिए। तो आप इसके लिए एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ सकते हो, ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी को या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क, दोनों बहुत सुंदर किताब है, इनको पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। अगर नहीं पढ़ना तो भाई हैंड रिटन नोट्स अभी के लिए टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल है, बाकी जल्दी ही जो नए वाला फॉर्मेट होगा उसको भी मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है, बहुत ही जल्दी आने वाला है वो। बाकी और सारी चीजें भी आपको वहीं पर मिल जाएगी। हिस्ट्री का सेगमेंट देखो, एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री प्लस कल्चर का जो सेगमेंट है ना वो हाईली अनप्रिडिक्टेबल है, ऐसा बोलते हैं यूपीएससी वाले। लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि 50% सिलेबस को आप प्रिडिक्ट कर सकते हो और 50% सिलेबस को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो देयर इज अ डिफरेंस। हमें क्या करना है, ये जो 50% सिलेबस है जो प्रिडिक्ट कर सकते हैं सिर्फ उसी को अच्छे से सॉल्व करना है, क्योंकि अगर 50% सिलेबस को हम लोगों ने प्रिडिक्ट कर लिया तो हम फिर बहुत सारे लोगों से आगे निकल जाएंगे, है ना, क्योंकि मैक्सिमम लोग तो इस सब्जेक्ट को कवर ही नहीं करने वाले। अब इसके लिए भी कुछ लोग आपसे बोलेंगे कि भाई लूसेंट किताब पढ़ लो या फिर थीम्स वाली किताबें पढ़ लो, समस्या है। कुछ बोलेंगे तमिलनाडु बोर्ड को पढ़ लो, कुछ बोलेंगे कि उपिंदर सिंह जी की किताब को पढ़ो, समस्या है भाई। अब इस समस्या का निवारण क्या है कि मैंने अपनी नॉलेज के बेसिस पे कुछ ये बुकलेट्स कंपाइल की हैं, ये वो नोट्स हैं जो कि मैंने अपनी जर्नी के दौरान में यूज किए, मोर देन सफिशिएंट है। इससे ऊपर मुझे नहीं लगता कोई चीज आएगी जो कि आपको आनी चाहिए। बाकी कुछ अतरंगी पूछ लिया फिर तो भाई मार्स ग्रह के कोई क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए, भाई शनि ग्रह के कोई क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए तो ना आप आंसर दे सकते ना मैं आंसर दे सकता। तो जितना आपको पता होना चाहिए इन किताबों से वो मैंने यहाँ पे कंपाइल कर दिया है। मेडिवल हिस्ट्री का कंपाइल कर दिया, कल्चर वाली किताब के अंदर भी कंपाइल कर दिया है। सारे ये जो नोट्स हैं वो फ्रीली अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हिस्ट्री के बाद में आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है। देखो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए कुछ लोग बोलेंगे कि थीम्स वाली किताब पढ़ो पार्ट 3, कुछ मेरे जैसे बोलेंगे कि भाई स्पेक्ट्रम को भी पढ़ना पड़ेगा, कुछ बोलेंगे कि तमिलनाडु बोर्ड को यहाँ पे पढ़ो, कुछ बोलेंगे बिपिन चंद्रा को यहाँ पे पढ़ो। अब इतनी सारी किताबें किसको पढ़े किसको छोड़े। तो भाई हर किताब के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट सेगमेंट थे मैंने इन नोट्स के अंदर कंपाइल करके एक जगह पे दे दिया, आप इनको फॉलो करो, मोर देन सफिशिएंट, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लिंक कहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हो। साइंस जो है, साइंस आपको पता है पहले साइंस आती थी 9th एंड 10th वाली से काम चल जाता था, लेकिन अब समस्या क्या है भाई 11th एंड 12th के भी कुछ स्पेसिफिक सेगमेंट यहाँ पे पूछे जाते हैं। जैसे आपको पता है कि जो वेव वाला टॉपिक है वो इसके अंदर है ही नहीं है साइंस के अंदर। आपको ये भी पता है कि भाई अगर हम लोगों से पूछा जाएगा थर्मोडायनेमिक्स से कोई टॉपिक, वो इसके अंदर है ही नहीं। अगर हम लोगों से बर्नौलीज थ्योरम का कोई प्रिंसिपल पूछा जाए एप्लीकेशन, वो इसके अंदर है नहीं। तो कहाँ पे पढ़ेंगे 11th एंड 12th क्लास में। लेकिन समस्या क्या है, जो कि नॉन साइंस बैकग्राउंड से है, समस्या उन बच्चों के लिए है। तो उन बच्चों के लिए आई रिक्वेस्ट कि भाई आप है ना ये जो नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, दिखने में लेंदी लग सकते हैं लेकिन इसमें बेटर इमेजेस, एक जगह पे जितनी पॉसिबल टॉपिक्स आपसे पूछे जा सकते हैं वो यहीं पे मिल जाएंगे। बाकी इसके अलावा आपको फ्री में भी बहुत सारे दूसरे रिसोर्सेज यहाँ पे मिल जाएंगे। हैंड रिटन नोट्स जो हैं ये इन्हीं नोट्स की एक और समरी है, 10-20 पेज के अंदर अंदर आपको सारी चीजें रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। फिर इकोनॉमिक्स के शेड्यूल की बात सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। तो इकोनॉमिक्स जो है, लोग बोलते हैं 11th एंड 12th क्लास की इकोनॉमिक्स पढ़ो, भाई 6 बुक हैं, कौन सी पढ़े कौन सी छोड़े, इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़े या कौन सी पढ़े। तो मैंने क्या, अब इसमें भी समस्या ये है ना कि भाई हाईली बुकिश लैंग्वेज है। अब इसमें से समझने में एक तरह से हालत टाइट हो जाती है इंसान की। जब मैंने पहली बार पढ़ी थी भाई मेरे को नींद आ गई थी। अब तुम्हें क्या होगा, तुम्हारी हालत वो तुम देख लेना। तो मैंने क्या किया, इसको सारा पढ़ने के बाद में इसकी समरी बना दी, इकोनॉमिक्स के नोट्स। इनको पढ़ोगे तो आपको सारी इसकी इंफॉर्मेशन एक ही जगह पे मिल जाएगी और आपको बेटर यहाँ पे ग्राफ्स, बेटर सारी चीजें मिल जाएंगी। ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। लिंक कहाँ पे, टेलीग्राम चैनल के मीडिया सेक्शन में जाकर के चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। करंट अफेयर के लिए, करंट अफेयर की हम लोग एनिमेटेड सीरीज चलाते थे, उसको डिसकंटिन्यू कर दिया था किसी वजह से, लेकिन उसको दोबारा से स्टार्ट कर देंगे हम लोग। तो आपके जो करंट अफेयर है उसकी मैगजीन और बाकी सारी चीजें भी आपको मिल जाएंगी। मैक्सिमम पेपर वहीं से कवर हो जाएगा, ठीक है। आई एम नॉट अ गुड सपोर्टर ऑफ भाई न्यूज़पेपर पढ़ो आप पूरा पूरा दिन, क्योंकि उससे फायदा कुछ नहीं होने वाला।
जब तक आपका स्टैटिक नॉलेज नहीं है, आपको न्यूज़पेपर के अंदर क्या चल रहा है आपको समझ में ही नहीं आएगा। टाइम पास है कितना ही कर लो यार उसके अंदर। अगर आपको सच में ये है कि भाई मुझे न्यूज़पेपर पढ़े बिना बिल्कुल मेरा खाना हजम नहीं होता, तो डेली का 10 मिनट से ऊपर का पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 10 मिनट के अंदर आपको थोड़ा सा आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स जो है वो एनहेंस हो सकती है, उससे ज्यादा आपके लिए काम का नहीं है। क्योंकि अब इसी चीज के अंदर देखो कि भाई लोकसभा ने रिप्लेस कर दिया बाकी ये जो ब्रिटिश एरा का जो भी रूल था। अब आपको यही नहीं पता कि भाई लोकसभा कैसे काम करती है। ठीक है, आर्टिकल 79 क्या है, 80 क्या है, 81 क्या है, ठीक है, 108 क्या है, 123 क्या है, आपको यही नहीं पता तो इनको कैसे समझोगे? नहीं समझोगे, समझ में नहीं आएगा। समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले अपनी स्टैटिक नॉलेज के ऊपर काम करना पड़ेगा, है ना। अब रिवीजन का सेगमेंट क्या है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता ही दी। अब फुल लेंथ मॉक टेस्ट मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, लेकिन फिर भी देखो एक चीज समझाता हूं आपको। ठीक है, मैथमेटिक्स ऐसा ही रहने वाला है ना। लेकिन हम लोग जितने भी कोचिंग एकेडमीज वाले हैं, एक आपको मैं हक के साथ और झूठ बोलने वाली बात नहीं करूंगा, हम लोग कितना ही जोर लगा ले, एक एक टीचर जो यूपीएससी के अंदर बैठा है ना, उसका 20-20 साल का एक्सपीरियंस है। जोर लगा के भी 20 साल के एक्सपीरियंस वाले बंदे को हम लोग हरा नहीं सकते। ठीक है, तो भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके पास में ना जितना मौका मिलता है ना, तो यूपीएससी के ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर्स को आप सोल्व किया करो, पीवाईक्यूज को सोल्व किया करो, क्योंकि पेपर कुछ वैसा ही आने वाला है। ठीक है, अब बाकी ये कर लोगे फिर आप हमारी साइड आइए, फिर हमारे वाले सोल्व कर सकते हैं। लेकिन आपका प्राइमरी रिसोर्स कौन सा होना चाहिए? यूपीएससी के ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर होने चाहिए। एनडीए के केस में तो यूपीएससी के ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर ही होने चाहिए। तो अंत में मैं इतना ही बोलूंगा, अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई तो भाई, अगर आप लोग इफ यू आर समवन जो कि फ्री में अपने रिसोर्सेज चाहते हो, फ्री में गाइडेंस चाहते हो, बाकी सारी मेंटरशिप वगैरह चाहते हो, तो टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाकर के आप टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हो। दूसरा, टेलीग्राम के साथ में एक बैरेक बडी प्रैक्टिस नाम का भी एक हमारा चैनल है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको जाकर के भी आप कंसल्ट कर सकते हो। आपको मैक्सिमम पीवाईक्यूज वहां पे मिल जाएंगे, जिन पीवाईक्यूज को सॉल्व करके आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्विज के टाइप में। तीसरी चीज, अगर आपको डेली प्लानर बेस्ड शेड्यूल चाहिए, वो भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। नोट्स चाहिए, वो भी टेलीग्राम में मिल जाएंगे। यानी जो हमारी साइड से हो सकता है, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन वी आर रेडी टू सपोर्ट यू, बट अपनी मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी। क्योंकि मैंने तो हमेशा एक ही बात सुनी है, समझी है, जानी है, फील की है कि इरादा एक होगा और नेक होगा तभी सफलता मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। बाकी आज के इस वीडियो में तो इतना ही था। मिलते हैं कभी किसी और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।